नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बहुमत नहीं, इस बार नहीं चलेगी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली और ये कभी भी गिर सकती है। खड़गे ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को एकजुट रखने में काफी परेशानी हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है और ये अल्पमत की सरकार है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये जारी रहे और ये देश के लिए अच्छा हो। हमें देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 272 है, लेकिन बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रही और 240 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी एनडीए गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर है, जिनमें 16 सीटें जीतने वाले तेदेपा, 12 सीटें जीतने वाली जेडीयू और एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए यानी कि शिवसेना जो पार्टी है, और भी कई घटक दल इसमें शामिल हैं। This statement of yours has been taken very seriously across the country. Can you throw more light on this statement, sir? What? No, I don't want to tell. Very significant point about this government being minority government, and any time this government may fall. This statement of yours has been taken very seriously across the country. Can you throw more light on this statement, sir? What? No, I don't want to tell details, but it is do. बढ़ते आगे और बात करते हैं विकास की बात। पहला प्रवास वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 18 जून को तय हो चुका है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद बने और ये इसके बाद पहली बार काशी में उनका ये पहला आगमन। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। आदित्यनाथ मेहंदीगंज स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। सीएम ने अधिकारियों से सुरक्षा और तैयारियों पर बातचीत की, साथ ही आवश्यक जो निर्देश हैं वो भी दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। शाम करीब लगभग पीएम 4:30 बजे मेहंदीगंज स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और मेहंदीगंज में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे, यानी कि बातचीत। काशी के किसानों से न केवल संवाद करेंगे बल्कि उनके उगाए उत्पादों को भी देखेंगे और साथ ही करीब 300 किसानों को आवास का उपहार भी देंगे। पीएम सम्मान निधि की जो धनराशि है खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा और साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी देंगे। विकास की बात इसीलिए कहा जा रहा है ये पहला प्रवास किसानों के लिहाज से बेहद है। तो सांसद बनने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और इसके बाद अब 300 किसानों को आवास का उपहार देने के लिहाज से भी ये पहला जो दौरा है वाराणसी का बेहद अहम है और दौरे से पहले तैयारियां चुस्त दुरुस्त और इसका जायजा लेने के लिए सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई कमी न रह जाए, क्योंकि 3.0 सरकार का गठन हो चुका है और जाहिर सी बात है ये दौरा इस लिहाज से भी बेहद अहम कहा जा रहा है कि किसानों के लिए ये जो दौरा है फायदेमंद होगा। धन्यवाद भी अदा करेंगे और साथ ही किसानों के लिए एक खास उपहार होगा। ये बात अलग है कि विपक्ष इस दौरे को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। तो 300 किसानों को आवास का उपहार मिलेगा, यानी कि किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए शुरुआत ही इसी बात से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्य की शुरुआत ही जिस तरीके से किसान निधि को लेकर फाइल साइन की और काम की शुरुआत, यानी कि सबसे पहले जो विकसित भारत का संकल्प है वो किसानों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, इसी के साथ शुरुआत हुई। विकी डे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकी डे, ये दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल बेहद अहम माना जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हुई हैं और कितनी तैयारियां पूरी हुई, क्योंकि सूबे के मुखिया जो हैं वो भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सोनी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी 18 मई को एक बार फिर से दौरा है। उनका पहली बार जो है सांसद बनने के बाद, काशी के सांसद बनने के बाद पहली बार यह काशी का दौरा है। और इसके साथ ही जो वहाँ पे आपको बता दें कि सेवापुरी ब्लॉक के एक मेहंदीगंज है, जहाँ पे वो किसानों के साथ संवाद करेंगे। और इस सम्मेलन में जो है तकरीबन 50,000 किसान उसमें सम्मिलित होंगे। ऐसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये लोग सभी लोग तैयारियों में जुट गए और लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई। और तैयारी को परखने के लिए आपको बता दें, बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचे और वहां पे बाबतपुर एयरपोर्ट से वो सीधे जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है मेहंदीगंज में, वहां पे पहुंच के उन्होंने तैयारियों को देखा, हेलीपैड चेक किया और साथ ही साथ उन्होंने किसान जो वहाँ पे एकत्रित होंगे, जो बड़ी संख्या में 50,000 की संख्या में सम्मिलित होंगे। और किसान सम्मान निधि वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से दिया जाएगा। तकरीबन 3.5 करोड़ की जो 3 करोड़ जो किसान है उनके खाते में ये सीधे यहाँ से पैसा जाएगा, किसान सम्मान निधि। उसकी तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण किए। उसके बाद जो है काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव के दर्शन किए। साथ ही जो है सर्किट हाउस में पदाधिकारियों संग एक बैठक किया और तैयारियों को पूर्ण तरीके से जल्द करने की तैयारियों की दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को। साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि देर रात योगी आदित्यनाथ जो है बनारस में रोपवे के काम चल रहा है और ये देव दीपावली तक इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसको परखने देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। और जो वहाँ बिल्कुल विकी डे, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए किस किस की मौजूदगी होगी यहाँ पर, और क्योंकि इस दौरे को लेकर किसानों के 300 आवासों का जिस तरीके से जिक्र हो रहा है और भी जो तरीके हैं जिसके जरिए फायदा पहुंचाने का जिक्र किया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भाई ये जो दौरा है किसानों के लिए हितकर साबित होने वाला नहीं है। बिल्कुल आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को साधने के लिए और किसान सम्मान निधि जो है ये किस्त जो है ये देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें वो लगातार जो है इसके कटाक्ष कर रहे हैं, इस पे सरकार को घेर रही है किसान के मुद्दे को लेकर। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे किसान सम्मेलन करेंगे, सरासर किसान की यहाँ से दुर्गति होगी, ये कोई इनके फायदे के लिए नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार की पूरी कोशिश है कि जो किसान को साथ लेकर चलना। पहला कार्य की शुरुआत जो है सरकार बनने के बाद पहला कार्य उन्होंने किसान से शुरुआत इसकी करने जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर फिलहाल विक्की, इस दौरे को लेकर क्या उत्सुकता देखने को मिल रही है धरातल पर, जमीनी स्तर पर, या किसानों का जिक्र करें, वाराणसी वासियों का जिक्र करें? बिल्कुल वाराणसी वासी भी इसको लेकर बहुत ही उत्सुक है, क्योंकि पहली बार जो है काशी वासी जो है उनको 1,52,000 वोटों से जो 20 का अंतर जो था उनको जिता के जो लगातार तीसरी बार सांसद चुना है। और सांसद चुनने के बाद पहली बार अपने सांसद जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन वाराणसी में होने जा रहा है। ऐसे में काशी वासी भी पूरी तैयारियां कर चुके हैं। और बता दें आपको कि मिनी रोड शो जिसको कहा जा रहा है कि जहां बाबतपुर एयरपोर्ट से वो सभा स्थल तक पहुंचेंगे, वहां पे जो है जगह जगह स्टेज बनाए जाएंगे और जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो लगातार उनको स्वागत करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, अंग वस्त्र देकर बिल्कुल मोदी का वो दौरे को लेकर फिलहाल जो वाराणसी वासी हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं। मिनी रोड शो का आयोजन होगा, कई कार्यक्रम होंगे, पूजा अर्चना में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अगवानी के लिए जो कई दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और यहां पर उनकी मौजूदगी, साथ ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बढ़ते आगे और बात करते हैं अलकनंदा में वाहन लील गया जीवन। खबर उत्तराखंड से है, रुद्रप्रयाग से, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और इस भीषण हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रैवलर वाहन में 23 यात्री सवार बताए जा रहे हैं और अब तक मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग शहर में 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर रतौली के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिर गया और वाहन में सवार 22 यात्रियों में जहां 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, DDRF समेत अन्य टीमें जो हैं मौके पर पहुंची हुई हैं। रेस्क्यू का कार्य जारी है।
तो बेहद दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर यात्रियों को ले जा रहा ट्रैवलर जो है वो पलट गया और इसकी वजह से इसमें 22 से 23 यात्री सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुए और 12 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। 11 लोग जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू के जरिए इन घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया और अब तक इसे एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है, क्योंकि अलकनंदा में ये ट्रैवलर गिरा जिसकी वजह से 12 लोग काल के गाल में समा गए। और आगे बात करते हैं महाराष्ट्र को टीस जातिवाद की जीत। उन्नाव से बीजेपी सांसद स्वामी साक्षी महाराज 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित अपने आश्रम पहुंचे और मीडिया से मुखातिब होते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सरयू में खून बहाने वालों की जीत हुई है और कार सेवक हार गए। मथुरा के वृंदावन में बीजेपी से 7 बार से सांसद स्वामी साक्षी महाराज शुक्रवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे और परिक्रमा मार्ग स्थित अपने आश्रम में साक्षी महाराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे भगवान बाके बिहारी, राधा रानी, श्री राम और ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले मथुरा से चुनाव जीता और फिर लगातार बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त कराकर 7 बार सांसद बना, जो कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा मुझ पर है। उन्होंने अयोध्या से बीजेपी की हार पर भी कहा कि मैं समझता हूं कि अयोध्या पर विकास नहीं जातिवाद ने चुनाव जीता है, जबकि वहां 5 विधानसभा हैं, लेकिन शहर अयोध्या में हम जीते हैं। सपा प्रत्याशी का जातिगत जो वोट बैंक है वो ज्यादा होने के कारण ग्रामीण इलाकों में उनकी जीत होना चिंता की बात है, जबकि वहां प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्य तेजी से किए। एयरपोर्ट बना, श्री राम मंदिर बना, सड़क और मार्केट बने, मगर फिर भी जिन्होंने सरयू में खून बहाया उनकी जीत हुई और राम भक्त कार सेवक हार गए। ये आश्चर्यचकित है। महाराज को टीस है इस बात की और शायद इसी वजह से ये बयान निकलकर सामने आया। बढ़ते आगे और बात करते हैं जवानों की कार्रवाई, नक्सलियों की सफाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार यहां आबू झमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आबू झमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सीमावर्ती जिलों के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। जवानों का संयुक्त ऑपरेशन आबू झमाड़ के कुतुला फरसबेड़ा कोरता मेटा क्षेत्र में जारी है और जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिले के माड़ में पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। संयुक्त ऑपरेशन में नारायणपुर, कोडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी 53वीं बटालियन बल शामिल हैं। जवानों की कार्रवाई, नक्सलियों की सफाई की एक तैयारी यहां पर नजर आ रही है। तो मुठभेड़ में 53वीं बटालियन बल भी शामिल किया गया है। इस नक्सली हमले को देखते हुए नक्सलियों को फिलहाल ढेर किया गया। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया है और इस मुठभेड़ में
देखा जाए तो दो जवान घायल बताए जा रहे हैं और एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान शहीद भी हुआ। तो किस तरीके से इस नक्सली आतंक को रोकने की जो कवायद है कहा जा सकता है वो फिलहाल तेज होती हुई नजर आ रही है। तो सुरक्षा बल जो हैं वो सतर्क है। बढ़ते आगे और बात करते हैं हाजी की काली कमाई ईडी ने जब्त कराई। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के समय कभी जिस हाजी इकबाल उर्फ बाला के नाम की तूती बोलती थी, खनन के कारोबार में हाजी इकबाल का आशीर्वाद उससे जुड़े लोगों को करोड़पति बना रहा था और अब उसी हाजी इकबाल की अपराध से जुटाई संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है और हाजी इकबाल की पहले भी अरबों की संपत्ति जो है वो जब्त की जा चुकी है। 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। सपा और बसपा सरकार के कार्यकाल में मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया था और उसने करोड़ों का अवैध कारोबार फैला रखा था। खनन के अवैध कारोबार से उसने अवैध संपत्ति अर्जित की और मई 2022 में सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल के करीबियों की 107 करोड़ की 123 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थी और 2022 में जब जांच की गई तो मोहम्मद इकबाल और उसके गैंग के नाम पर कुल 123 संपत्तियां जो हैं दर्ज थी और हाजी इकबाल ऐसा खनन माफिया रहा है जिस पर हाथ डालने से सरकारें भी कतराती रहीं। बसपा सरकार में खनन के कारोबार से लेकर कौड़ियों के दाम में चीनी मिल खरीदने में हाजी इकबाल की बड़ी भूमिका रही, जिससे उसने अरबों की संपत्ति बनाई और ऐसी संपत्ति पर सहारनपुर पुलिस ने 2 साल पहले मई 2022 में कार्रवाई की। 2021 में ईडी ने कार्रवाई की और 1,097 करोड़ की जो संपत्ति थी इस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई थी, यानी कि अटैच की गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।